गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल प्रोविज़न। ये है आपका आईटीसी के अंदर स्पेशल प्रोविज़न। इससे पहले हमने जनरल प्रोविज़न्स पढ़े थे आईटीसी के बारे में। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने जो टैक्स पे किया है इनपुट के ऊपर आपको टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो उससे क्या होता है कि जो टैक्स ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं आईटीसी में क्या होता है वो टैक्स आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि यूँ नहीं है कि हमने होलसेलर को भी दे दिया, हमने मैन्युफैक्चरर को भी दे दिया, टैक्स दे दिया तो बार बार टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो वो आपको वापस मिल जाता है। उसे क्या बोलते हैं आईटीसी। तो हमने जनरल प्रोविजंस पढ़े थे कुछ, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल प्रोविज़न। मतलब कि टाइम लिमिट है कि आप आईटीसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग क्रेडिट आईटीसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 स्पेशल प्रोविज़न के अंदर आता है। जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है एनी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के केस में। ठीक है, कब तक ले सकता है वो? 1 साल तक। 1 साल के एक्सपायर होने के बाद जब भी उसने गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाई की है 1 साल हुआ हो उसके अंदर अंदर तो वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। 1 साल के बाद जब उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो उसके बाद वो आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकता। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17 क्या कहता है कि किस तरीके से क्रेडिट का अपोर्शनमेंट होगा, आईटीसी का अपोर्शनमेंट होगा। फर्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन बिजनेस। आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज बोथ यूज़ किए जा रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, पार्टली फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी बिजनेस पार्टली फॉर अदर पर्पज़। मतलब कि कोई व्हीकल है, ठीक है, ऑन द बिजनेस मतलब कि मतलब कोई भी गुड्स लगा लो, कोई भी सर्विसेज लगा लो आप, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा वो हाफ तो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है और हाफ वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है। तो जो उसको क्रेडिट की अमाउंट मिलेगी, जो टैक्स उसको वापस मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा। आईटीसी का बेनिफिट उसको किस अमाउंट तक मिल सकता है? जिस अमाउंट तक वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए उसको आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मतलब वो उस गुड्स को या सर्विसेज को जितनी अमाउंट तक, जितना एक्सटेंट वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है उसी तक उसको क्या मिलेगा? आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ इनपुट्स। ऐसे यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमने इनपुट परचेज़ किया, ठीक है, उस इनपुट को हम हाफ अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाफ हम बिज़नेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो अगर बिज़नेस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को तभी हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? जहाँ पर कोई गुड्स या सर्विसेज है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा वो यूज़ किए जाना चाहिए फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, इसमें वो आ गई आपकी जीरो रेटेड सप्लाई की, जैसे 0% टैक्स लगता है अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई, चाहे वो एग्जाम्प्ट सप्लाई हो चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाई भी उसके अंदर आते हैं, दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो उसमें अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना मिलेगा? उस अमाउंट तक मिलेगा जिस अमाउंट तक आपने उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है। द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई शैल इंक्लूड फॉलोइंग सप्लाईज। अब जैसे एग्जाम्प्ट सप्लाई कि एग्जाम्प्ट है, जैसे छूट मिली हुई है हमें, उस पर भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है। सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज़ लाइबल टू पे टैक्स। अब वो सप्लाई कर रहे हो जो जिसके ऊपर कौन टैक्स देगा? रिसिपिएंट। डिफर्स चार्ज बेसिस होता है जिसमें जो टैक्स देना पड़ता है वो सप्लायर ना देकर कौन देता है? रिसिपिएंट। सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लैंड में हम सेल कर रहे हैं, लैंड की बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में आईटीसी का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो कैसे अपोर्शनमेंट? अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे डिवाइड करना, बांटना। जैसे कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ली हुई है, वो सर्विसेज देती है। इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी तो सर्विसेज ही देगी, प्रोडक्ट तो सेल करेगी नहीं। वो सर्विसेज कैसे दे रही है?
डिपॉजिट्स ले रही है, लोन दे रही है, एडवांसेस दे रही है, तो उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, कंप्लाई विद द नॉर्मल प्रोविज़न, या फिर अवेल क्रेडिट एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ 50% ऑफ द एलिजिबल ITC। फर्स्ट क्या है, कंप्लाई विद द नॉर्मल प्रोविज़न, दिस शैल हैव द ऑप्शन टू आइदर कंप्लाई, या तो वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 जो भी हमने पढ़ा था ना उसके प्रोविज़न को भी अप्लाई कर सकती है, या फिर वो क्रेडिट ले सकती है 50% ऑफ एलिजिबल ITC। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर। शैल हैव द ऑप्शन ऑफ क्रेडिट एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट कैपिटल गुड। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है वो सर्विसेज दे रही है और उन्होंने कुछ आगे जैसे परचेज़ किया है कोई इनपुट्स कैपिटल गुड्स, तो उसके ऊपर वो 50% एलिजिबल है ITC लेने के लिए, ठीक है। और हर महीने अगर ये ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज कर दिया है 17 सेक्शन ये ऑप्शन 2, अगर इन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया मतलब यूज़ कर लिया, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर इसी ऑप्शन को यूज़ करेगी वो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके बाद देता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ITC, या इसको आप ब्लॉक्ड क्रेडिट भी बोल सकते हैं कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर ITC नहीं मिलेगा, तो इसको आप ब्लॉक्ड क्रेडिट भी बोलते हैं। ITC फॉर मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस देखो ITC शैल नॉट बी अवेलेबल, एक बात ध्यान रखना, कभी भी ITC मिलेगा तो किस रिस्पेक्ट में मिलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए आपने उस चीज़ को आगे यूज़ किया हो, सप्लाई किया होगे, सेल किया हो, तभी ITC का बेनिफिट मिलता है। पर्सनल पर्पस के लिए ITC का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। अब इन जो ये सारे पॉइंट्स हैं उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है। तो ITC अगर आपको लेना है, मोटर व्हीकल लिया है जैसे मान लो, या कन्वेंस लिया है कोई और व्हीकल लिया है, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, मेनली फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, या तो आपने आगे उसको व्हीकल को बेचा हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, या फिर पैसेंजर्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया हो वो व्हीकल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग। कहने का मतलब क्या है, आप उसको उससे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तभी आपको क्या मिलेगा, ITC का बेनिफिट। यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बताया मैंने भी आपको। तो जो ये चार्ट देख रहे हो आप, इन्होंने लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस नॉर्मली ITC नॉट बी अवेलेबल, मतलब कि अगर आप नॉर्मली उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ITC नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आप उसकी फर्दर सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हो, उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तभी आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड है सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज, ITC शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। किस किस चीज़ में अब ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन केस ऑफ फूड एंड बिवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ये कहता है फूड एंड बिवरेजेस, फूड मतलब जैसे खाने का, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। बिवरेजेस मतलब कि कोई पेय पदार्थ। आउटडोर कैटरिंग, कैटरिंग का मतलब जहाँ पे हमें ये सुविधाएं मिलती है कैटरर्स की। तो ITC शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ फूड या बिवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, एक्सेप्ट व्हेन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरीज यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। बात यहाँ पर ये समझने की है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम लेते हैं नॉर्मली, जैसे कि मान लो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाकर आते हैं, ठीक है, हमने टैक्स पे कर दिया, तो हमें तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। यूँ तो है नहीं कि हमने टैक्स पे किया अब हमें ITC का बेनिफिट मिलेगा। ITC का बेनिफिट किसको मिलेगा, जो कि इन चीज़ों को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए, उसको मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि मतलब कि आप फूड्स या बिवरेजेस आपने इनपुट लिया हो, इनवर्ड सप्लाई यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, उसने कोई सामान लिया है और उसने उसको किस लिए यूज़ किया, आउटवर्ड सप्लाई के लिए, तभी उसको किसका बेनिफिट मिलेगा, टैक्स ITC का। सेकेंड चीज़ आ जाती है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। ऐसे ही मतलब कि मेंबरशिप ली है, किसी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है अब ऐसा नहीं है कि हमने मेंबरशिप ली है,
अपने बेनिफिट्स के लिए लिया, हेल्थ की, क्लब की, फिटनेस सेंटर को उसको ज्वाइन किया हमने उनकी सर्विसेज जो दे रहे हैं वो हमने उनके ऊपर टैक्स पे किया, तो हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइनल कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट किसको मिलता है? जो कि उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ऐसे ही फिटनेस सेंटर कोई चला रहा है, उसमें कोई मशीनरी लिया उन्होंने, सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बिज़नेस के लिए अगर कर रहा है तो भी उन्हें आईटीसी मिलता है। ऐसे ही रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें क्या है, ये कहता है कि आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ए रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस परचेज की, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो वो सर्विसेज जो ली, अब टैक्स लिया उन्होंने सर्विसेज देने के बदले, तो आपको तो मिलेगा नहीं। वेयर, कहाँ पर मिल जाएगा? सर्विसेज ऑब्लिगेटरी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय। अगर सर्विस देना जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर उस केस में एम्प्लॉय के केस में आईटीसी का बेनिफिट लेता है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि बेचारा ऑब्लिगेटरी, जहाँ पर ज़रूरत है कि एम्प्लॉयर लेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो क्या करेंगे? अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वहाँ पर एम्प्लॉयर को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, सच इनवर्ड सप्लाई। अब वो क्या करते हो? आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सच इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी जो कि एम्प्लॉयर को के द्वारा ज़रूरी है सप्लाई करना गुड्स की या सर्विसेज की, तो वहाँ पर मिलता है कि वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई उसको करेगा ही करेगा, तभी आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। फोर्थ है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट उस केस में नहीं मिलेगा जब सप्लाई करे ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशंस सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर दे रहा है लीव ट्रैवल, होम ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, लीव दे रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहाँ पर ऑब्लिगेटरी होगा तभी उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है कि हमें काम करवाना होता है, जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हमने काम को डिवाइड कर दिया है, हम कहीं से काम करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। ये कहते हैं कि अगर आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जैसे कि हाउस लगा सकते हो आप, बिल्डिंग लगा सकते हो, एक्सेप्ट वेर इट इज़ इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप सप्लाई कर दे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की, और वो सप्लाईज आपने अपने बेनिफिट के लिए की है, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं तभी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, जो कि हम नॉर्मली सब केसेस में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टीज में भी नेक्स्ट पॉइंट में इसको थोड़ा डीप बोला गया है। अब यहाँ पे ये देखो, आईटीसी नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लांट और मशीनरी को छोड़ देना है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? अगर हम लगाते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसका मतलब वो हमारा बिजनेस पर्पज़ ही होता है, तो इसीलिए इन्होंने इसको छोड़ दिया है। अगर कोई और कंस्ट्रक्ट होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर वो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑन हीज़ ओन अकाउंट लिखा हुआ है, यानी आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट आईटीसी का नहीं मिलेगा। अगर आप उसको फर्दर कोर्स ऑफ सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ की, तभी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। देखो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है? ये भी एक जीएसटी की ही स्कीम होती है, इसमें भी टैक्स पे किया जाता है, पर ये बहुत ही सिंपल स्कीम होती है, और जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए होता है। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसको एक सिंपल रेट से
सिंपल फिक्स्ड रेट से उसको जीएसटी पे करना होता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, वो इजीली अपना काम कर सकता है। तो जिसकी इनकम एक साल की 1.5 करोड़ से कम होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में करवा सकते हैं। तो वो पर्सन जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। 6 पॉइंट, रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। रिसिप्ट्स बाय एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। एनआरआई क्या होता है, जो फॉरेन होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, इंडिया से उनकी इनकम जाती होती है, तो उन्हें भी कोई भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड या सर्विसेज या बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम, ठीक है। गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम कहता है कि गुड्स इम्पोर्ट किया हो, अगर उन्होंने गुड्स इम्पोर्ट किया है वहाँ पर एनआरआई हो गई, तो उन्होंने अगर वहाँ पर इंडिया से गुड्स इंपोर्ट किया है उसके ऊपर तो उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, वैसे उन्हें आईटीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन क्या होता है, पर्सनल कंजम्पशन में आप क्या करते हैं, तो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, मैंने भी बताया पर्सनल कंजम्पशन के लिए